वेलकम टू आवर चैनल आई के एजुकेशन। ये लेक्चर सीरीज जिसमें हम एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। दिस लेक्चर सीरीज इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। हम आसान और सिंपल वे में आपको इंडिया के इतिहास को समझाएंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वैदिक एज। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और आपका सपोर्ट है कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक। पिछले लेक्चर में हमने वैदिक लिटरेचर के बारे में बात की थी, जिसमें हमने वेदास को देखा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। और मैंने ये भी कहा था आपको कि हर वेद का है ना अपना अपने ब्रह्मनास है, अपने आर्यंकास है और अपने उपनिषद है। तो मैं आपको अब है ना ब्रह्मनास के बारे में बताऊंगा, फिर आर्यंकास के बारे में, फिर उपनिषद के बारे में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है ना। और ये भी बताऊंगा कि इनका तीनों का आपस में रिलेशन क्या है, ये ब्रह्मनास का, आर्यंकास का, उपनिषद का आपस में रिलेशन क्या बैठता है। ठीक है ना। ये भी चीज़ आपको समझा दूंगा, मैं एक इंसाइट है जो दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रह्मनास को। तो पहले ये समझ लेते हैं ब्रह्मनास होते क्या है। तो मैं इसको पिछले लेक्चर में भी आपको समझा चुका, ब्रह्मनास होते क्या है। तो देखिए, मैंने ये कहा था कि पोएट्री के फॉर्म में है ना वेदास लिखे हुए हैं, और पोएट्री का समझना है ना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो इसको समझने के लिए है ना जो ऋषि मुनि है उन्होंने क्या किया है, प्रोस के फॉर्म में है ना ये ब्रह्मनास को लिखे। प्रोस के फॉर्म में ये क्या है, ये वेदास का डिस्क्रिप्शन है, या उनका एक्सप्लेनेशन है, या उनकी तशरीह कह लो उसे। ठीक है ना। ये हमको ब्रह्मनास में मिलती है, जो वेदास की हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है। ये उसके क्या है। अच्छा, इसका सब्जेक्ट क्या है। देखो, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि उस वक्त क्या था, पूरे वैदिक अर्ली वैदिक एज में ज़्यादातर जो वर्शिप हुआ करती थी, या डेली एक्टिविटी, या कोई भी वेकेशनल एक्टिविटी, या कोई भी इवेंट के लिए जो देवी देवताओं को खुश करने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाती थी, तो वो हवन है, वो यज्ञ है, वो सेक्रीफाइसेस है, उसके लिए भी यज्ञ किया जाता था। ठीक है ना। तो हवन और यज्ञ ये बहुत बेसिक एक्टिविटी थी और वर्शिप का एक तरीका था। तो ये उसी को डील करते हैं, वर्शिप ही को डील करते हैं, उसके बारे में ये बताते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये देखिए ब्रह्मनास हमारे पास कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद की मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो ब्रह्मनास है, आर्यंकास, माफ कीजिए, एतेरिया और कौशती का। यजुर्वेद के शतपथ और तेतेरिया। ठीक है ना। सामवेद के पंचविश ब्राह्मण, और गोपता ब्राह्मण अथर्ववेद का। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। और इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है एतेरिया ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। एतेरिया आ गया है ऋग्वेद में, और शतपथ आ गया है यजुर्वेद में। अब देखिए इनके जो डील क्या करते हैं, ये बहुत मर्तबा आपको इनके बारे में मेंशन होगा। एतेरिया ब्राह्मण का बहुत मर्तबा नाम आएगा, और शतपथ ब्राह्मण का बहुत मर्तबा नेम आएगा। तो देखिए ये डील कर रहा है। देखो, इसमें है ना हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात आएंगी। तो ये इसको पहली मर्तबा मेंशन किया है एतेरिया ब्राह्मण ने, बहुत डिटेल के साथ। ऐसी ईस्टर्न और वेस्टर्न सीज के बारे में पहली मर्तबा मेंशन है, वो एतेरिया ब्राह्मण में ही है। ठीक है ना। नॉन आर्यन ट्राइब के बारे में ये मैं आपको समझा दूंगा, पोलेंदराज, सबराज, पुंडराज, इसके बारे में समझा दूंगा। तो ये भी मेंशन किसने किया है, एतेरिया ब्राह्मण ने। तो देखिए जो चीज़ है ना पॉलिटी से रिलेटेड आएंगी ज़्यादातर। अब हमको तो अगर से कोई क्वेश्चन आता है तो हमको थोड़ी पता है किस में लिखा हुआ है। तो ऐसा समझिए कि अगर से एक अंदाज़ा अगर से लगाना है, आपको गेस करना है, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर से कोई चीज़ आ रही है और आपको नहीं पता है, तो आप है ना बिंदास उसका एतरिया ब्राह्मण लगा सकते हैं आंसर। अब शतपथ ब्राह्मण है, ये डील करता है। देखो, इसको ऐसा कहा जाता है कि यज्ञवल्क्य ने लिखा है, जिन्हें हम इंडियन फिलोसफी के फादर मानते हैं, यज्ञवल्क्य। इसे याद करना ये इंपॉर्टेंट है। अब ये डील क्या करता है, देखिए ये बताता है हमें, मेंशन फायर यूज फॉर क्लीनिंग फॉरेस्ट। जब ये आपको आगे मैं बाद में बता दूंगा, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आग का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, कैसे किया गया है फॉरेस्ट को सफाई के लिए। ठीक है ना। ये मेंशन करता है एग्रीकल्चर, ऑपरेशनल, प्लेइंग रिचुअल्स। ठीक है, ये चीज़ें। तो ये इसका क्या है, विष्णु गॉड के बारे में मेंशन करता है, विष्णु के अवतार के बारे में, यानी विष्णुइज्म के बारे में ये बात करता है शतपथ ब्राह्मण। अब इसको वो ऐसा समझना कि अगर से इसके रिलेटेड, शतपथ ब्राह्मण के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज होते हैं, आपको आंसर नहीं पता है, और वो है ना ज़्यादातर ऐसा है जैसा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से, क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा ये डिस्कस करता है। तो आप है ना बिंदास, इसका है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है और आपको इसका आंसर नहीं पता है, तो शतपथ ब्राह्मण उसमें हो तो ये लगा सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रह्मनास के बारे में।
आर्यनकास्कॉम फॉरेस्ट बुक कहते हैं, ये लिखी गई है हर्मिट्स के लिए। हर्मिट्स कौन होते हैं देखिए, वैदिक एज में 4 स्टेज ऑफ लाइफ है, वो मैं आगे आपको समझा दूंगा। इसमें हम है ना, जिसे हम 4 आश्रम धर्म कहते हैं, जिसमें बाल ब्रह्मचारी है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। ठीक है, तो ये लिखी गई है, ये गाइडेंस बुक है, लिखी गई है वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए। ठीक है, जिन्होंने है ना गृहस्थ आश्रम तर्क करके है ना जंगल में रहना अपना लिया है। तो आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे लोग हैं जिन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ के है ना जंगल में आ गए हैं, झोपड़ी बना के रह रहे हैं, वहाँ अपनी तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पे अपने है ना एक दूसरे से है ना विचार विमर्श कर रहे हैं। और जो पब्लिक इनके पास आ रही है, जो आम नागरिक आ रहे हैं या इनके शिष्य आ रहे हैं, तो उनका ना मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। ये खाते पीते भी है, ये है ना अपनी झोपड़ियों में रहते हैं, ये है ना अपने बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका असल काम ये था, इनको इस तरीके से मतलब ये इन्होंने तर्क इसलिए किया है घर को, ताकि है ना ये फिलोसफिकल क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे सोचे, विचार करे उसके बारे में, ताकि है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको है ना आगे बता दूंगा कि इनके अंदर ब्रह्मनास के अंदर, आर्यनकास के अंदर, उपनिषद के अंदर रिलेशन क्या बनता है, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके है ना ऋग्वेद के भी वही चीज़ सेम है, अतर्य और कौशती का, यजुर्वेद की भी सेम है, बस एक खता आर्यन का आ जाएगा इसमें, और इसका भी। ठीक है, ये तला वाकरा, तो ये हमने आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दी है। ठीक है, मैं आगे इसका रिलेशन बता देता हूँ। उपनिषद है ना, ये फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, आत्मा की और ब्रह्मा की और आत्मा की जो फिलॉसफी है, यानी वेदांत की फिलॉसफी, ये उपनिषद से ही निकली है। ये टोटल 108 हैं उपनिषद, जिसमें हमारे पास जो मुख्य है ना वो 13 उपनिषद है। ठीक है ना, बाकी जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और बाद ज़्यादातर तो लॉस्ट हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये 13 ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसे मुख्य उपनिषद कहते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उपनिषद जो है ना देखो, ये जो फेमस सेजेस है, जैसे कि यज्ञवल्क्य है, उदालक अरुणी है, और उनके जो बेटे हैं श्वेतकेतु, ये इन्होंने है ना फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के बारे में विचार किया है और इसको है ना फिर अलग अलग उपनिषद में लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, ये फिलोसोफर है उस टाइम के। अब देखिए जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ समझा देता हूँ। मैंने आपको कहा है कि हमने ब्रह्मनास के बारे में देखा है। ब्रह्मनास क्या डील करते हैं, ब्रह्मनास डील करते हैं कर्मकांड के बारे में। कर्मकांड क्या हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे रिचुअल्स ये परफॉर्म कर रहे हैं ना, जैसे कि यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और जो सेक्रीफाइसेस वगैरह परफॉर्म किया जा रहे हैं, ये सारे के सारे किस वक्त हो रहे हैं, ब्रह्मनास इसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रह्मनास में इसी के बारे में मेंशन है। ठीक है, ब्रह्मनास के बाद क्या है, आर्यनकास है। आर्यनकास में क्या हुआ है, आर्यनकास में है ना जो वानप्रस्थ आश्रम वाले हैं वो है ना अब सोच विचार कर रहे हैं, वो है ना फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे हैं। और इन्हीं की सोच की वजह से क्या हुआ है, इन्हीं की सोच की वजह से ये उपनिषद निकल कर आए हैं। ये उपनिषद अगर से ये सोच विचार नहीं करते तो ये उपनिषद नहीं निकलते थे। उपनिषद में क्या है बताता हूँ, देखो यहाँ पे पूरी तरीके से कर्मकांड है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन के बारे में सोचा जा रहा है, और साथ में ये पूरी तरीके से कर्मकांड को इन्होंने तर्क नहीं किया, बल्कि कर्मकांड को हवन वगैरह को करते थे ये, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते थे। अब जब उपनिषद में आएंगे तो उपनिषद वाले क्या कर रहे हैं, उपनिषद के पीरियड में ये कर्मकांड को पूरी तरीके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंडम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि रिचुअल्स ये चीज़ें हम परफॉर्म नहीं करेंगे, हम चलेंगे ज्ञान मार्ग की तरफ, ज्ञान मार्ग की तरफ। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आपको समझ में ये रिलेशन है इनका आपस में। और ये सारे के सारे बेस किसको मानते हैं, वेदास को ही मानते हैं, और ऋग्वेद सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ऋग्वेद हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, आज भी इंपॉर्टेंट रखता है हिंदू रिलीजियस में। ठीक है ना, तो ऋग्वेद से हटके कोई बात नहीं की जा सकती। ऋग्वेद है ना ऐसा सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स माना जाता है इसे। ऋग्वेद में अगर से कोई बात है तो उसकी जो है एक्सप्लेनेशन इसमें बयान किया जाता है कि हमारा जो सोर्स है ना ऋग्वेद है, तो ये सॉलिड माना जाता है फिर। ठीक है, अब देखिए इसमें देखो कर्म की थ्योरी आ गई। ठीक है ना, माया है, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सॉल है, मतलब कैसा है, बॉडी मर जाती है, बॉडी डेड मतलब जो इंसान है उसका फिजिकल जो बॉडी है वो तो मर जाती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है ये फिलोसॉफी में कि रूह नहीं मरती, रूह है ना ये हमेशा बॉडी चेंज करती रहती है। ठीक है, तो ये है ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सॉल, फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चली जाती है। माया, देखो माया मैं अब समझाता हूँ, आगे भी समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है आत्मा है और परमात्मा है, और इनके अलावा जो कुछ भी है वो माया है।
ठीक है, आगे मैं उसको बता दूंगा अच्छे से। बाद में हमारे बहुत सारे फिलोसोफर है, जैसे शंकर है, रामानुजा है, इन्होंने सारी जो फिलोसफी है इनकी, उन्होंने उपनिषद से ही ली है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ ये चीजें समझी है। बाकी और कुछ चीजें हैं आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ कि वेदास जो है ना, जो वेदास है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, इन्हीं की क्या है, इन्हीं के उपनिषद है, इन्हीं की ब्राह्मण है, इन्हीं की आर्यनकास है। देखो ऐतरेय उपनिषद है, सिर्फ एक उपनिषद है जो ऋग्वेद का है। ठीक है, यजुर्वेद है, इसके 6 है, जिसमें कुछ ये ऊपर की जो शुक्ला है, नीचे की कृष्णा है। कृष्णा यानी ब्लैक और शुक्ला यानी व्हाइट होता है। ठीक है ना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर हम सामवेद की बात कर रहे हैं। सामवेद को चांडोग्य उपनिषद, केना उपनिषद, ये पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ। चांड से चांडोग्य याद रखना आपने। अथर्व के मुंडकार प्रश्न उपनिषद। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। हम फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे, इससे है ना वेदांत की फिलॉसफी निकली है। और बाद में फिर है ना जो दर्शन है ना हमारे, वो इसी को अपना क्या मानते हैं, सारे जो दर्शन है हमारे दर्शन शास्त्र हैं, तो वो इसी को हम ना क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, मतलब जो उपनिषद को। इसमें देखो दो चीजें अपने यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ब्रह्मा और आत्मा को ऐसा कहा जाता है एक अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट रियलिटी है। मतलब क्या है पता है, दुनिया में है ना एक ही जो है ना रूह है, मतलब रूह बोले तो सॉल है, जो अल्टीमेट रियलिटी है वो है ब्रह्मा की। जैसा कि मान लो इसको एक समंदर है, ये पूरा समंदर है, समंदरी से क्या निकले हैं, समंदरी से दरिया निकले हैं, मानो ऐसा, तब समंदरी से दरिया निकले हैं, और इन दरिया को है ना समंदर में ही जाके मिल जाना है। ठीक है ना, समंदर में ही जाके मिल जाना है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जो ब्रह्मा है वो अल्टीमेट रियलिटी है, वो समंदर है, ऐसे ही समंदर के मानिंद है, समंदर के जैसा ही है। अब बाकी जो इंडिविजुअल है, जैसे मैं, आप, हर व्यक्ति, और जीवन जितने भी पशु है, जितने भी एनिमल्स है, ये सारे के सारे क्या है, उनके अंदर भी जीव है, उनके अंदर भी आत्मा है, उनके अंदर भी सॉल है। तो वो कहाँ से निकली है, वो ब्रह्मा ही के सॉल से निकली है, और इनको ब्रह्मा ही की सॉल में जाके मिल जाना है। और इसी को निजात कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को निजात कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। तो ये फिलॉसफी है, इसको उपनिषद की फिलॉसफी माना जाता है। फिर नॉलेज ऑफ माया, इससे हटकर जो भी चीज़ें हैं वो माया है, जो हमें नज़र आ रहा है असल में धोखा है हमारे आंखों का, इसे माया कहा जाता है। ठीक है, अर्ली वैदिक है, जिसका टाइम पीरियड ना 1500 से 1000 BC बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा रिकैप लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। हमने है ना, देखो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है, आर्यन की ओरिजिन के रिगार्डिंग बहुत सारे थ्योरी है, मतलब आर्यन कहाँ से इंडिया में आए हैं, उनका असल होम क्या था। ठीक है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे थ्योरी है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया है कि आर्यन का पहला सेटलमेंट इस इलाके में हुआ है, इसे उन्होंने सब सिंधु प्रदेश कहा है। किस लिए, क्योंकि यहाँ से एक सिंधु रिवर है और उसके है ना 6 ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि यहाँ पे है झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, और यहाँ पे एक सरस्वती नाम है। ठीक है, अब सरस्वती के हमें आर्कियोलॉजिकली ट्रेसेस नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियन है वो मानते हैं कि सरस्वती यहीं कहीं एग्जिस्ट करती होंगी। क्यों, क्योंकि ऋग्वेद में इसका नाम मेंशन है कि सरस्वती करके कोई रिवर थी, और ये हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि यहीं कहीं एग्जिस्ट करती होंगी, क्योंकि आर्यन को पता था सरस्वती के बारे में, लेकिन हमें अभी उसके ट्रेसेस नहीं मिले हुए। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि यहीं कहीं होंगी। ठीक है, ये चीज होगी। तो ये 7 रिवर होते हैं, 5-6 ट्रिब्यूटरीज और एक ये सिंध, तो इसलिए इसे हम कहते हैं सब सिंधु रीजन। ठीक है, फिर यहाँ से वो आगे एक्सटेंशन हुआ है उनका इस इलाके में, इसको हम कह रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड वाला रीजन, और इसे हम कह रहे हैं अर्ली वैदिक एज वाला रीजन। ठीक है, अब हमने फिर उसके आगे देखा था, डेट्स देखी थी, बहुत सारी डेट्स दी हुई है हिस्टोरियन ने, अलग अलग उनके व्यू है उसके रिगार्डिंग भी। फिर हमने वैदिक लिटरेचर की बात की थी। वैदिक लिटरेचर में हमने सिर्फ है ना श्रुति लिटरेचर देखा है, स्मृति लिटरेचर हम आगे देखेंगे। मैंने इकट्ठा इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बहुत लेंदिस्ट है, और मैंने आप उसमें कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने आपको है ना पहले श्रुति लिटरेचर बताया है। स्मृति लिटरेचर मैं आपको बाद में बता दूंगा, उसे भी आपको मैं अच्छे तरीके से रिमेंबर करवा दूंगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो वैदिक पीरियड से रिलेटेड है।
हमें सिर्फ क्या देखेंगे, हम इसकी पॉलिटी देखेंगे, इसकी सोशल लाइफ देखेंगे, रिलीजियस देखेंगे, इन्हीं पॉइंट पर हम बात करेंगे। और यही चीज़ है ना आगे चल के लेटर वैदिक पीरियड में इसी पर बात होंगी। तो ये बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं इसकी मेंशन कर चुका हूँ पहले। जैसे कि सब सिंधु रीजन के बारे में अभी बताया हूँ, पहले बता चुका था। अब देखिए कुछ जो क्वेश्चन है हमारे लिए आज भी जिसका आंसर हमें नहीं मिले हैं, जिसके आंसर शायद हमें आगे भी बहुत मुश्किल है मिलना, वो ये है कि जब आर्यन का इन्वेंशन इंडिया पे हुआ है तो आर्यन से पहले इस रीजन में कौन रहा करता था। एक व्यू तो ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि हड़प्पा के लोग रहते होंगे और आर्यन ने हड़प्पा के लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट की हो या उन पे है ना आक्रमण किया हो। क्यों, उसका मैंने एक उत्तर ये मतलब उसका हिस्टोरियन उत्तर ये देते हैं कि पुरंदर वर्ड आया है। अब पुरंदर की मीनिंग होती है किलों का तोड़ने वाला, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है इंद्र के लिए। तो हड़प्पा के पास है ना बहुत सारे उनके पास किले थे, हमको पता है उनके मतलब फोर्टिफाइड थे उनके जो सिटीज थी। तो हो सकता है इन्होंने ही आके आक्रमण किया हो, लेकिन इसको है ना आज जो हिस्टोरियन है वो नकारते हैं इस थ्योरी को। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि हड़प्पा ने नहीं बल्कि हड़प्पा आर्यन ने नहीं बल्कि हड़प्पा खुद से ही डिक्लाइन हुआ है, उनके बहुत सारे रीजन दिए हैं उसके। अब इसको नकारते हैं, ठीक है। एक और जो व्यू दिया जाता है वो ये है कि इस इलाके में आर्यन से पहले ना द्रविडियन रहते थे। द्रविडियन, यहाँ पे द्रविडियन रहते थे। आर्यन जब इन्वेंशन हुआ है तो द्रविडियन के साथ उनकी है ना कॉन्फ्लिक्ट हुई है, और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से द्रविडियन साउथ की तरफ चले गए। फिर एक व्यू ये है कि वो ईस्ट की तरफ आए हैं, कुछ उनके ईस्ट की तरफ आए हैं, कुछ साउथ की तरफ चले गए। फिर यहाँ से फिर और वो इधर से और साउथ की तरफ चले गए, ठीक है। तो ये कहा जाता है। अब एक और चीज समझिए आप कि बहुत सारे तो है ना कॉन्फ्लिक्ट हुई तो साउथ की तरफ चले गए, कुछ है ना यहाँ पे रह गए थे, कुछ यहाँ पे रह गए थे। उन्होंने क्या किया था, आर्यन की सुप्रीमेसी कबूल कर ली थी, तो वो कुछ यहाँ पे रह गए थे। तो ये जो रह गए थे तो आर्यन ने क्या किया, इनको है ना दास्यूस नाम दिया है। ये वर्ड बहुत आया है वैदिक लिटरेचर में, दास्यूस करके। दास्यूस की मीनिंग होता है सर्वेंट या गुलाम, ठीक है। एक और चीज जो हम ये कह सकते हैं कि एक सवाल है कि आर्यन पूरे जो 500 साल तक इसी इलाके में वो सेटल रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब थे, मैंने पहले ही कहा है आपको ये ट्राइब थे बहुत सारे, तो इसी इलाके में रहे हैं। ये आगे क्यों नहीं बढ़े, ये बाद में मतलब लेटर वैदिक एज में क्यों आगे बढ़े, पहले क्यों नहीं बढ़े ये आगे। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, मैं दो बताता हूँ आपको। एक ये कि हो सकता है यहाँ पर है ना स्ट्रॉन्ग ट्राइब हो जो अपोज करते होंगे आर्यंस को। तो ये स्ट्रॉन्ग ट्राइब यहाँ पे होंगे जो आर्यन को अपोज करते होंगे, इस वजह से वो नीचे नहीं आ सके। एक रीजन। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आर्यन की पॉपुलेशन बहुत कम थी और उनको नीड ही हुई नहीं ऐसी कि वो नीचे आए, क्योंकि यही जो रीजन है यहीं से उनकी सारी नीड्स पूरी हो जा रही थी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो ये आर्यन थे वो थे पास्चुरल, मतलब वो मवेशी पालने वाले थे, उनकी जो इकोनॉमी थी वो पास्चुरल थी। एनिमल हस्बेंड्री पे उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती थी। तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि उनका बेसिक नीड थी वो चारा था, वो चरा गाय थी। तो यहाँ पे है ना बहुत अच्छी खासी है ना जंगल का इलाका है, और तो इस वजह से यहाँ से उनको उनके मवेशी के लिए चारा मिल जा रहा था आसानी से, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़े। तो ये दो वजह। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे ट्राइब है यहाँ पे, देखिए बहुत सारे ट्राइब है इनके। एक पुरु है, पुरु की यहाँ पे एक और ब्रांच है, यादव है, यादव की और यहाँ यादव है, यादव की यहाँ पे और ब्रांच है, यहाँ पे भरत है, यहाँ पे मत्स्य है, यहाँ पे है ना तुर्वसा है, ये अनु है, ये सारे ट्राइब है। तो ये आपको और आगे भी बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। अर्ली वैदिक एज में हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे: पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमी और रिलीजियस कंडीशन अर्ली वैदिक एज की। और यही 4 पॉइंट को हमें ना लेटर वैदिक एज में भी कवर करेंगे। बस ये होगा कि अर्ली वैदिक एज में जो ये सारी जो मतलब पॉलिटी की, सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन, ये सारी जो थी वो लेटर वैदिक एज में जाके है ना चेंज हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो हम कंपेयर करके देखेंगे कि अर्ली वैदिक एज में क्या था, फिर लेटर वैदिक एज में, वो मैं आपको बाद में कंपेयर करवा दूंगा। वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ईजी होगा। तो देखो यहाँ पे हम अर्ली वैदिक एज का सबसे जो पहला पॉइंट है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने है ना बार बार ये कहा है कि ट्राइबल
लोग थे। अर्ली वैदिक एज में ये ट्राइब में रहा करते थे, ट्राइबल थे। तो इनकी जो पॉलिटी होंगी उसी नेचर की होंगी, ट्राइबल नेचर की। बाद में जाके फिर ये है ना बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं, इन्होंने सेंट्रल पावर बनाई है। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो पॉलिटी थी, इनके पास राजा हुआ करता जिसे वो राजन कहते थे, उनका रूलर था। वो हेरिडिटरी था, हेरिडिटरी, उसे चुना जाता था समिति के जरिए से। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सभा है, समिति है, विधाता है, गणा है, तो ये सारे नाम हमको है ना ऋग्वेद में मिलते हैं। ये किस लिए थे? ये राजा है ना, सुप्रीम पावर नहीं थी, राजा के ऊपर अथॉरिटीज थे ये सब के सब। ये राजा को है ना सुपर पावर बनने से रोकते थे। तो राजा है ना इनकी सुनता था। जैसे कि ये समिति है, समिति का काम है राजा को चुनना, इलेक्शन ऑफ किंग। तो ये है ना एक हो सकता है कि ये गण है तो एक खेमे में रहते होंगे और वहाँ पे खेमे में राजा को चुना जाता होगा मेजोरिटी के जरिए से। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं, ये समिति का काम था। ठीक है, आगे और भी बताऊंगा इसका सभा का काम क्या था, विधाता का क्या काम था। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें है ना आपको है ना बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऐसा कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ज़्यादातर आपको बहुत सारे नाम है इंस्टीट्यूशंस के, तो आपको याद रखने पड़ेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो समझाने की है, वो मैं यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, हम देख रहे हैं ट्राइबल, इसको जन कहते हैं। मानो कि ये पूरा क्या है, ट्राइबल है। मानो कि भरत करके ये ट्राइब है पूरा, ठीक है ना। तो ये बटा हुआ है, जैसा कि हमारा एक कंट्री होता है, वो हम उसको बांट देते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो वैसे ही ये बटा हुआ था। तो ये बटा हुआ काय में था? ये बटा हुआ था विस में। ठीक है, विस को हम क्लेन कह रहे हैं। ये मतलब मानो ये विस है एक, ये विस है, ये बहुत सारे विस हैं, ये विस में बटा हुआ है। विस भी बटे हुए हैं ग्राम में, ये ग्राम, ग्राम यानी थोड़ा विलेज। और ग्राम भी फिर है ना बटे हुए कुल में। कुल कहते हैं फैमिली को, या हम उसे कहते हैं ना कुंबा, कुंबा मतलब बहुत सारे जो लोग रहते हैं, दादा है, दादा के बेटे हैं, उनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं, इस तरीके से कुंबा बन जाता है। फिर दादा है ना सरदार है उस कुंबे के, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुंबा है। कुंबा मिलके फिर है ना एक विलेज बनाता है, छोटा सा विलेज बनाता है। फिर ये बहुत सारे विलेज बन के एक विश्व बनता है, और फिर बहुत सारे विश्व बन के ये फिर पूरा तरीके से ये एक ट्राइब बन जाता है, जैसा कि भरत ट्राइब। ये हो गया सिंपल तरीके से। अब देखो ये कुल है, तो कुल का अगर जो हेड होगा उसे हम कुलपति कहेंगे। जैसे कि अगर एक फैमिली है, फैमिली का हेड होगा, जैसे कि दादा है, वो दादा क्या होंगे, उनको कुलपति कह देंगे। ग्राम है, बहुत सारे कुंभा मिलके एक ग्राम बनेगा, तो ग्राम का जो हेड होगा उसको क्या कहेंगे, ग्रामीण कह देंगे। ठीक है, विस का हेड होगा, विस के हेड को हम विस्पति कह दे रहे हैं। ठीक है, और गना का हेड होगा उसको हम राजन कह रहे हैं। सिंपल है, समझ गया। इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि इनका जो है ना ये कुल है ना बेसिक यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन का, सबसे नीचे का यूनिट है। यहाँ सबसे नीचे जो यूनिट है इनका वो कुल है। बाद में जाके क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा लेटर वैदिक पीरियड में, कुल की अहमियत खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें ना एक चीज़ मिलती है, मतलब जब हम अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद में हमको वार ऑफ 10 किंग के बारे में मेंशन है, ये मैं आगे आपको बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एकदम आगे बता देता हूँ डिटेल के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे हमको है ना बहुत सारे ऐसे है ना रिपब्लिकन स्टेट के बारे में मिलता है। रिपब्लिकन स्टेट मतलब जिसका रूलर है ना चुना जा रहा है इलेक्शन के ज़रिए से, और उसको हम है ना गणपति या ज्येष्ठा कहते थे, ये मेंशन है वहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए ये होती है सभा। सभा के बारे में ऐसा आता है कि एल्डर्स लोगों की जो कमेटी है उसे सभा कहते थे। एल्डर्स लोगों की जो है ना बहुत सारे फंक्शंस करते होंगे, जैसे कि मिलिट्री फंक्शंस, और भी बहुत सारे ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड ये फैसले लेते होंगे बैठ कर एक जगह, जिसमें किंग भी होता होगा, और फिर ये एल्डर जो ट्राइब के हैं वो सब मिलकर है ना वो फैसले लेते होंगे। बहुत सारे जो मतलब जो भी काम है वो ऐसा मिलके करते होंगे। फिर विधाता का मेंशन आता है, जिसमें ना औरतें भी रहती थी, वुमेन्स भी उसमें है ना पार्टिसिपेट करती थी। ये भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी उस टाइम पे। बाद में जाके ये ख़त्म हो गई। ठीक है, गन्ना के बारे में भी आता है। ठीक है, ये सारे मेंशन है इसमें। अभी देखिए हमें है ना जो अर्ली वैदिक एज में है ना बहुत कम है ना हमको है ना इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, जैसे कि पुरोहित है।
पुरोहित यानी जो रिलीजियस पर्पस करता हूँगा या एडवाइस देता हूँगा किंग को। सेनानी है, सेनानी जो मिलिट्री को संभालता हूँगा, उसकी है ना जब जंग होती होंगी तो उसमें है ना उसका सेनापति बोल के वर्क करता हूँगा। हमें किसी तरीके टैक्सेशन का इसमें ना प्रूफ नहीं मिलता। हाँ, लोग है ना खुद से है ना वॉलेंटरीली ऑफर करते होंगे, उसको बलि नाम आया। बलि, बलि बोले तो लोग खुद से आके अपना गिफ्ट दे रहे हैं किंग को, खुद से अपने आके किंग को गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसको बलि कहा गया है। अब यहाँ पे है ना कुछ इंस्टीट्यूशंस है, कुछ डिपार्टमेंट है जो उस वक्त के वैदिक लिटरेचर में मेंशन हुए हैं। तो ये है ना उस वक्त की पॉलिटी में एक अहम रोल प्ले किया करते थे, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखो कुछ को मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है, कुछ को तो आपको याद रखना होगा। जैसे कि देखो स्थापति, यह है चीफ जज, इसको कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखो कि स्था मतलब स्थापित करना, जज क्या करता है, इंसाफ को स्थापित करता है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। वज्रपति, इंचार्ज ऑफ पास्चुरल लैंड, वज्र चारे से याद रखिए, वज्र चारा मतलब वही है ना लैंड का मतलब मवेशियों को मतलब उनके जो एनिमल्स है उनके लिए चारे का इंतजाम करना, ठीक है। ग्रामनी, ये तो आपको याद ही रहेगा। कुला, ये भी याद रहेगा, इसके बारे में बता दिया हूँ, लोवेस्ट यूनिट है। संग्रहित्री, संग्रहित्री को कैसा याद रखो, संघ को याद रखो सम से, सम यानी जमा करना। अब क्या होता है, जितना भी पैसा आएगा तो कहाँ जमा होगा, किंग के ट्रेजर में, ठीक है। महिषी, महिषी को चीफ क्वीन से, इसको याद रखो। पालगाल, मैसेंजर। अक्षवापा, इसको कैसे याद रखेंगे, अक्षर, अक्षर होता है ना 1 2 3 4 गिनती, तो इसको ऐसा याद रखिए। अकाउंटेंट क्या करता है, यही अकाउंटिंग करता है ना गिनती को, तो ऐसा याद रखिए इसे। भागदूग, भागदूगा यानी टैक्स कलेक्टर, इसको कैसे, भाग मतलब ये क्या करता है, कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर, भाग ही रहता है ना राजा का, ठीक है। जीव गरीबा, इसे पुलिस ऑफिसर कहते हैं, ठीक है, इसको ऐसा याद रखना है। कुछ जो मैंने बताया वैसे कुछ को आपको याद रखना है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट है उस टाइम का ऋग्वेदिक एज का, मतलब अर्ली वैदिक एज का, तो वो है बैटल ऑफ टेन किंग, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे है ना बहुत सारे ट्राइब है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक भरत है, ठीक है, ये रिवर है प्रोसनी, इसे हम इरावती भी कहते हैं या रावी भी कहते हैं, ठीक है। इससे 2 उधर है 2 इधर है, ठीक है। ये वतस्थ है, ये अक्सिनी है, इधर है ना सतुद्री और यहाँ पे एक और होंगी व्यास करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोसनी बीच में आती है, तो यहाँ पे जंग हुई थी किसके दरमियान, भरत के दरमियान, और ये इधर 10 ट्राइब थे, ये सारे 10, जिसमें तुर्वुसा है, पुरु है, ध्रुयु है, ये शिवा है, और इसके अलावा भी और 5 ट्राइब थे। तो ऐसा कहा जाता है कि 5 तो आर्यन थे और 5 नॉन आर्यन थे ट्राइब, ये इन्होंने कॉन्फिडेंसी बनाई थी और भरत के साथ लड़े थे। भरत को कौन सपोर्ट कर रहा था, भरत को सपोर्ट कर रहे थे विशिष्टा करके, इनके बारे में पहले मैंने बता चुका हूँ। विशिष्टा जिन्होंने है ना मंडला 10, ऋग्वेद का मंडला 10 ऐसा कहा जाता है इन्होंने कंपोज किया है, जिसमें है ना गायत्री मंत्र है, और ये है ना सप्त ऋषि में से एक ऋषि है विशिष्टा। तो ये हुआ है कि भरत है ना इसमें विजय हो गया, जीत गया था भरत, और इनको है ना हरा दिए थे 10 के 10 ट्राइब को। बाद में जाके क्या हुआ था, ये पुरुष जो है ना पुरुष, ये भरत से है ना इन्होंने हाथ मिला दिया हारने के बाद, और इन्होंने फिर क्या किए थे, दोनों ट्राइब ने एक कॉन्फिडेंसी बनाए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो कॉन्फिडेंसी है ना जो इन्होंने बनाए थे वो बाद में जाके क्रूस के नाम से पहचानी जाती है, क्रूस, क्योंकि हमें बाद में भरत का भी नाम नहीं मिलता और ये पुरु का भी नाम नहीं मिलता है किसका, कुरु का नाम। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे है ना बाद में कुरु ट्राइब करके उभरा है और बाद में फिर जनपद भी बनी है। तो ये याद रखना, इस तरीके से ये जंग हुई, एक बैटल हुई थी इनके दरमियान जिसमें भरत विजय हुआ था। भरत को लीड कर रहा था कौन, भरत को लीड कर रहा था राजन सुदास करके, तो ये नाम याद रख सकते हैं। ये क्लेन थी जिसको सुदास राजन लीड कर रहे थे। तो ये हमने देखा है इस तरीके से ये बैटल हुई है। अच्छा, इसका मेंशन है ना, एक और चीज याद रख सकते हैं आप, मंडला 3, ऋग्वेद का मंडला 3 इन्होंने लिखा है, जिसमें है ना गायत्री मंत्र है, और ये जो मेंशन है ना 7 मंडला में मेंशन है, ये 7 मंडला। और मैंने आपको कहा था मंडला 2 और मंडला 7 ये सबसे क्या है, ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में।
सोशल लाइफ देखिए, अब मैं बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको पहले इसकी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। देखो मैं है ना आपको कह रहा हूँ कि देखो सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि हमने देखो ऋग्वेद देखा, ऋग्वेद का है ना मंडला 10 देखा। मंडला 10 में हमने क्या देखा है, उसमें मेंशन है पुरुष सूक्ता के बारे में। पुरुष सूक्ता, पुरुष सूक्ता क्या है, पुरुष सूक्ता में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने है ना 4 वर्ण बनाए हैं, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण का मेंशन है पुरुष सूक्ता में, तो ये ऋग्वेद में मेंशन है फिर तो। लेकिन नहीं, मैंने आपसे ये भी कहा था कि मंडला 1 और मंडला 10 ये बाद में ऐड हुआ है ऋग्वेद में, ये बाद में ऐड हुआ है। तो हो सकता है कि लेटर वैदिक एज में ऐड हुआ हो, या हो सकता है कि ये पुरुष सूक्ता जो है ये बाद में ऐड किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि ये जो है ना वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम, तो ये बाद में आया है लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि इस वक्त नहीं होगा, होगा लेकिन इतना शार्प नहीं होगा जितना पहले था, इतना शार्प नहीं होगा। ठीक है, डिवीजन होगा, क्योंकि आर्यन एंड नॉन आर्यन ये तो डिवीजन ही है ना एक तरीके का। क्योंकि आर्यन जब आए थे उन्होंने क्या किया है, अपनी है ना जो रेस है उसको है ना उन्होंने बाजी रखने के लिए उन्होंने फिर दूसरों को जो नॉन आर्यन कहा है। ठीक है, एक और चीज़ है कि उन्होंने है ना देखो ये वर्ड आया दासास एंड दास्यूस, दासास यानी मेल के लिए, दास्यूस यानी फीमेल के लिए। तो उन्होंने जो ओरिजिनल यहाँ के थे उनसे पहले, आर्यन से पहले, उन्होंने उनको हराया है, कॉन्फ्लिक्ट हुई है, एक दोनों के दरमियान है ना बहुत गहरी समझो गहमा गहमी हुई है। जो भी होंगे तो उनसे पहले यहाँ पे इंडिजीनियस पीपल इनहेबिटेंट, तो आर्यन ने उनको हराया है। उनको हरा के उन्होंने फिर बहुत सारे जो है साउथ की तरफ चले गए, ईस्ट की तरफ चले गए, जो बचे थे उन्होंने उनको क्या किया है, अपनी सुप्रीमेसी में लेके आया है, या उनको दास है दासूस बना लिया है। ठीक है, तो ये हमें मिलता है। हो सकता है वो बाद में जाके शूद्र बन गए हो, शूद्र कास्ट में आ गए हो, या शूद्र माफ कीजिए शूद्र वर्ण में आ गए हो। ठीक है, तो ये चीजें है जो हमको पता चलती है। ठीक है ना, पहले हम ये कह रहे हैं कि पुरुष अर्थ है, माफ कीजिए पुरुष सूक्त है 10 मंडला में, लेकिन ये बाद में ऐड हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इतना शार्प वहाँ पे है ना मतलब वर्ण सिस्टम नहीं होगा। लेकिन तो भी है ना आर्यन ने अपने रेस को है ना वर्चस्व बनाने के लिए ना अपने आप को आर्यन कहा है। लेकिन और फिर जो आर्यन नहीं थे उनको उन्होंने नॉन आर्यन करके ऐसा कहा है। ठीक है ना, फिर उनको दास वगैरह बनाया है, और फिर इसी तरीके से बाद में चल के ये शूद्र बन गए होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि पहले जो है ना इगालिटेरियन होंगी उनकी सोसाइटी। इगालिटेरियन किसको कहते हैं, जिसमें है ना सबको इक्वली ट्रीट किया जाता हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लासेस है इनके पास, वॉरियर है, प्रीस्ट है, कॉमन पीपल है, ये 3 क्लास होंगी ऐसा कहा जाता है, और यकीनन ये होंगी। और इसमें और कुछ है जो आपको बता सकूं। ठीक है, अब फैमिली की बात करते हैं। फैमिली में देखिए फैमिली जो थी इनकी पेट्रियार्कल थी, पेट्रियार्कल जिसमें दादा की और अब्बा की चलती है, अम्मी की वगैरह की नहीं चलती, इसको बोलते हैं पेट्रियार्कल। पेट्रीलिनियल किसको बोलते हैं, पेट्रीलिनियल बोलते हैं दादा के जाने के बाद दादा का बड़ा बेटा है ना उनकी गद्दी पर आ जाता है, उसे बोलते हैं पेट्रीलिनियल। ठीक है, घर का जो मास्टर हुआ करता था उसको गृहपति बोलते थे या दाम्पति बोलते, ये 2 वर्ड और आते हैं, जिसे कुलापति भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है। और हर घर में है ना फायर प्लेस था जिसे है ना अग्निशाला कहा जाता है। तो ये हो गया हमारी फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, और ये ऊपर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अपोजिशन ऑफ वुमेन, अब ये पूरा जो है ना इसका निचोड़ यही है कि अर्ली वैदिक एज में वुमेन की पोजीशन बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब देखिए कैसे मैं बताता हूँ। पहले तो ये चीज़ है कि डॉटर के बर्थ के ना डिज़ायर नहीं किया जाता था, हर कोई डिज़ायर करता था कि सन हो। ठीक है ना, और उसके लिए है ना इस तरीके से यज्ञ किया जाता था, प्रे किया जाता था गॉड और गॉडेसेस, गॉड और गॉडेसेस से। ठीक है, अगर से पैदा हो जाती थी तो फिर है ना उसके राइट को है ना नेग्लेक्ट नहीं किया जाता था, उसको है ना एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती थी। आप देखेंगे एजुकेशन है ना वैसी दी जाती थी जैसे कि है ना एक सन को दी जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इमेजेस हैं, ये सारे के सारे इस तरीके से एजुकेशन हासिल करते थे। तो आप देखेंगे कि ये बहुत सारे नाम है, जैसे कि अपाला है, लुवा मुद्रा, विशुवरा है, निवावासी है, ये सारे है ना ये सेजेस है, सीयर्स है, ये है ना बड़े बड़े है ना पोजीशन पे पहुंचे हैं। इवन इन्होंने है ना ऋग्वेद के बहुत सारे श्लोक है ना कंपोज किया है इन्होंने। तो ये जब भी हो सकता है जब इनको फुल एजुकेशन दी गई हो जिस तरीके से सन को दी जाती है। अब इसके देखो कुछ चीज़ें,
अगर से कोई, अच्छा मैरिज जो है ना इनकी उस वक्त की जाती है जब ये मैच्योर एज के हो जाए। मैच्योर एज यानी जिसको हम पुबर्टी कहते हैं, मतलब 16, 17, 18 साल की अगर से उस वक्त की जाती थी। अर्ली मतलब चाइल्ड मैरिज नहीं थे यहाँ पर, इसका मतलब ये चाइल्ड मैरिज नहीं था। और देखेंगे आप री मैरिज विडो की हो जाया करती थी, बाद में जाके विडो की री मैरिज नहीं होती थी, उसे सती किया जाता था। बाद में जाके ये परंपरा आई है सती। ये सती की कस्टम हमें यहाँ नहीं मिलेंगी। हाँ कोई हिस्टोरियन कहते हैं कि हाँ सती की यहाँ थी, कुछ सती बोले तो कुछ हमको एविडेंस मिलते हैं ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो हम यही मानेंगे कि यहाँ पे सती की परंपरा नहीं थी, ये बाद में जाके ऐड हुई है। ठीक है, पर्दे का कोई सिस्टम नहीं था, यहाँ आप देख रहे होंगे किसी तरीके का कोई पर्दा नहीं है। और यहाँ पे है ना ऑर्डिनरी मैन जो है एक की पॉलीगेमी, एक वाइफ रखता था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पॉलीगेमी अलाउ थी, मतलब है ना एक मर्द है ना एक से ज़्यादा भी शादियाँ किया कर सकता था। और यहाँ पे पॉलीएंड्री का किसी तरीके का मेंशन नहीं है। मतलब पॉलीएंड्री मैंने आपको पहले भी समझाया है, पॉली की मीनिंग होते हैं बहुत सारे, एंडर की मीनिंग होते हैं वुमेन, ठीक है ना, गेमी की मीनिंग होती है शादी। तो ऐसा याद रख सकते हैं, मर्द अगर से कहीं शादी करे तो पॉलीगेमी हो जाती है, औरत अगर से कहीं शादी करे तो पॉलीएंड्री हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा है इसके रिगार्डिंग में कुछ चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट थी, सारे पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब ये ड्रेस एंड ऑर्नामेंट देख लीजिए। देखो ये वर्ड आते हैं नीवी, वासा या परिधाना, अधरापी। इसे समझा देता हूँ। देखो लोअर गारमेंट को नीवी कहते हैं, जैसे कि ये है ना, ये धोती अगर से हो जाए या साड़ी, इसे हम लोअर गारमेंट कहते हैं। तो मेल भी इस तरीके से ना धोती वगैरह पहना करते थे, और फीमेल भी, तो इसे हम कहते हैं नीवी। ठीक है, वासा या परिधाना, वासा और परिधाना कहते हैं जो अपर गारमेंट है, जैसे कि शर्ट हो गया, या फिर इस तरीके से अगर से कोई अपर गारमेंट है ना, इसे हम कहते हैं। ठीक है, ये इसे हम अपर गारमेंट के। अद्रापी, द्रापी देखिए ये दुपट्टा हो गया, या फिर है ना इस तरीके से कुछ शॉल वगैरह मतलब शोल्डर पर लगाई जाती है, इसे द्रापी कहते हैं। तो ये उस वक्त के क्या थे, ये ड्रेसेस थे। ऑर्नामेंट अगर से देखेंगे आप, क्लॉथ अगर से बनते हैं कॉटन के, डियर स्किन के, ऊल के, इसके ना ये क्या बनाते हैं, और मतलब क्लॉथ बनाते थे। एम्ब्रॉयडरी की जाती थी गोल्ड के साथ, मतलब एम्ब्रॉयडरी आपको पता होंगी, उसको सजाया जाता था कपड़ों को, ड्रेसेस को। और जो दोनों ही मतलब सेक्सेस है वो है ना टर्बन इस्तेमाल किया करते, यहाँ आप देखेंगे टर्बन यानी जो छापा है ऊपर सर पे ऊपर बाना करते थे। और आप देख रहे होंगे ये चूटियाँ डाला करते थे, बड़े बड़े बाल रखा करते थे, मेल भी और फीमेल भी अपने पीछे है ना बालों को गुच्छा बना करते थे। हम देखेंगे कि वहाँ पे है ना शेविंग के लिए उनके पास शेविंग होती थी, लेकिन ज़्यादातर है ना बियर्ड रखा करते थे, दाढ़ियाँ और मूछियाँ रखा करते थे। आप देखेंगे बहुत सारे सेजेस है वो दाढ़ियाँ रखते थे। ठीक है, ये चीज़ें हमने ये ऑर्नामेंट ड्रेस में आपको बता दी है। फूड के बारे में, राइस है, बार्ली है, बीन है, वेजिटेबल्स में बहुत सारे फूड्स हैं। और हमें केक के बारे में मिलता है कि वो केक बनाया करते थे। मैं आपको बता दूं सेंट्रल एशिया में है ना केक की मतलब केक का रिवाज है, वहाँ पर है ना केक बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, तो वो बना के रख देते हैं और 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक 8 दिन तक उसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसे अपूपा नाम आया है ऋग्वेद में केक के लिए। ठीक है, तो एनिमल का फूड इस्तेमाल किया करते हैं, जैसा कि आप देखेंगे फिश का इस्तेमाल किया कर रहे हैं, बर्ड का, गॉड का, बफेलो का, बुल का, ऑक्स का, शिप का, और ये सारे इनका क्या करते हैं मांस इस्तेमाल किया करते थे। कब मतलब कभी भी ओकेजन्स वगैरह इनकी फिस्ट वगैरह है उसमें इस्तेमाल किया करते थे। काऊ के बारे में मतलब गाय के बारे में ये ख्याल है कि ये गाय को अग्निया मानते थे। अग्निया इंपॉर्टेंट है, अग्निया, अग्निया की मीनिंग होता है जो स्लॉटर नहीं की जाती थी, उसे अग्निया कहते हैं। लेकिन एक वर्ड और आता है जिसे हम वसास कहते हैं। वसास यानी देखो जो गाय है जो दूध दे रही है इकोनॉमिकली है ना अच्छी है, तो उसे हम क्या नहीं उसे अग्निया कह रहे हैं, उसे स्लॉटर नहीं किया जाता था। लेकिन जो बांझ हो गई है बैरन काउ, तो उसे उस वक्त है ना स्लॉटर किया जाता, सेक्रीफाइसेस उसकी की जाती थी। ठीक है, तो ये दो वर्ड है। अग्निया मतलब गाय को स्लॉटर नहीं करना, और वसास यानी उस जो बैरन गाय जो बच्चे नहीं दे सकती, जो किसी काम की नहीं है, उसे है ना फिर सेक्रीफाइस किया जाता है। उत्साह वर्ड आता है ड्रिंकिंग वाटर जो रिवर से हासिल किया जाता है, उससे उत्साह कहते हैं। अवातस, आर्टिफिशियल वेल को अवातस कहते हैं। सोमा के बारे में इंपॉर्टेंट है, सोमा एक जूस है जो उस वक्त है ना मुजाबन पहाड़ी से लाया जाता था, और ये है ना सोमा का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब जो
डेली लाइफ है उसमें इस्तेमाल किया जाता था, हवन वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। असूरा, ये ओकेजन के टाइम पर, ये भी एक तरीके का है ना नशे नशे वाली कोई चीज़ है जो वेजिटेबल से बनाया जाता था, ठीक है। ये चीज़ होगी। सोशल क्लासेस में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसा कि पुरुष सूक्ता, इसके बारे में मैंने बताया है कि 10 मंडला में है 90 नंबर का हिम्स। इसमें क्या कहा गया है कि ब्रह्मा ने है ना 4 वर्ण बनाए हैं, शूद्र पैरों से, वैश्य थाई से, क्षत्रिय आम से, ब्राह्मण मौत से। तो ये मैंने आपको मेंशन कर चुका हूँ, जो मैंने आपको बताया है कि 10 मंडला में है, और नंबर 1 मंडला, नंबर 10 मंडला ये बाद में ऐड किया गया, ठीक है ना। तो ये आपके लिख सकते हैं इसको। गेम एंड अम्यूजमेंट, में बहुत सारे वहाँ पे हमको एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि रेसिंग का, हंटिंग का, वार डांस का, बॉक्सिंग का, हॉर्स रेसिंग का, ये सारे एविडेंस हमको मिल जाते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारे हमको है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रेफरेंस मिलते हैं, जैसे कि फ्लूट का, ड्रूम का, कैम्बल का, लूटस का, इसके हमको है ना एविडेंस मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डांसिंग भी है और म्यूजिक भी है, और इसके साथ साथ देखो हंटिंग किया करते थे, रेसिंग जिसमें है ना रथों की रेसिंग और हॉर्स की रेसिंग ये होती थी वहाँ पे। इसके अलावा लूट प्लेयर्स, ये बाद में है ना इपिक में बहुत इस्तेमाल हुआ है, इपिक में इसका इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लूट प्लेयर, जो कोई भी बंदा है जो लूट बजाता होगा वो इंपॉर्टेंट रखता होगा इस टाइम पे, क्योंकि बाद में जाके इसका इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ है क्योंकि एक इपिक में है ना कृष्णा जी को है ना इससे रिलेटेड किया गया, उनको है ना ऐसा उनको लूट प्लेयर बताया गया है। तो जाहिर सी बात है जब भी इतना बड़ा किसी को अगर से डिजिग्नेशन दिया जा रहा है तो ये उस वक्त है ना इंपॉर्टेंट प्ले करता होगा, ठीक है। गैम्बलिंग की बात है कि डाइस गैम्बलिंग उस वक्त होती थी, ये सारे अम्यूजमेंट है, ठीक है। यहाँ हो जाता है हमारा सोसाइटी के बारे में। इकोनॉमिकल लाइफ, तो इसको हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, ये भी ज़्यादा नहीं है, ये भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा बच जाता है रिलीजियस कंडीशन, इकोनॉमिक लाइफ, यहाँ पे हमारा फिर अर्ली वैदिक एज खत्म हो जाएगा, फिर हम लेटर वैदिक एज शुरू करेंगे, वो फिर हम है ना उसको जल्दी से कवर कर लेंगे एक लेक्चर में।